स्टूडेंट्स, मैं हर्षिता गुप्ता। वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक वही है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी इससे पहले वाला लेक्चर देखिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि उसी लेक्चर को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो स्कोप ऑफ सप्लाई है उसमें 3 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 एंड 2 जो है वो रिलेटेड टू द सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज सी एंड डी से रिलेटेड था। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है शेड्यूल, अभी मैं 3 शेड्यूल्स मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें हैं और किन कंडीशंस पे हम उनको सप्लाई काउंट करेंगे और उस पर जीएसटी पे करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, शेड्यूल 1 में मैंने आपको बताया था कि दिस इज रिलेटेड टू द सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। दिस इज रिलेटेड टू द डीम्ड सप्लाई। हम उसको मतलब ऐसी कौन सी सप्लाई है जिनको हम सप्लाई मानेंगे जबकि हमें उस पर कंसिडरेशन ना मिल रहा हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसमें 4 पाराज हैं। पहला पारा है जो डिस्कस करता है कि बिजनेस एसेट्स, एंड सेकेंड पैरा जो है वो आपका है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन के बीच में, एंड पैरा 3 इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले के लेक्चर 9 में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो सेक्शन 7 सब सेक्शन बी, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के बारे में, इसमें मैं आपको डीपली डिस्कस कर रही हूँ सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के बारे में। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी क्या कहता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। मतलब चाहे हम सर्विसेज का इंपोर्ट करें या गुड्स का हम इंपोर्ट करें, अगर उसमें हमें कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तब भी हम उसको जीएसटी में काउंट करेंगे। मतलब उसको हम सप्लाई में काउंट करेंगे, और सप्लाई में अगर हम उसको काउंट कर रहे हैं दैट मीन्स कि उस पर हम जीएसटी पे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अलग अलग केस लेके एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे हम उसको काउंट करेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देखिए यहाँ पे जो मैंने पैरा 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको यही समझाया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे नो कंसिडरेशन लिखा है, तो मैंने आपको इसी में यही बता देंगे। पैरा 4 में आपको यहाँ पे समझा दूंगी। देखिए, बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब मान लीजिए कि जो हमारा सप्लायर है, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो है यहाँ पे रेसिपेंट जो है वो इंडिया में है, जो इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज का वो इंडिया में है, और वो जो भी इंपोर्ट कर रहा है वो अपने रिलेटेड पर्सन से ही कर रहा है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि सप्लायर जो है वो मलेशिया में है, और मलेशिया में जो भी बिजनेस हमारा इंडिया में है उसका हेड ऑफिस जो है वो मलेशिया में है, और उसको कंसल्टेंसी मतलब लीगल एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत है इंडिया में। अब ये हेड ऑफिस, सेम बिजनेस है दोनों का, ठीक है, बट इसका हेड ऑफिस क्या है, आउटसाइड। मतलब इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ ये बिजनेस, आउटसाइड द इंडिया, मतलब दूसरी कंट्री है, मलेशिया में। उसका हेड ऑफिस जो उसकी ब्रांच है वो हमारी इंडिया में, मतलब रेसिपेंट कहाँ पे है, इंडिया में है। रेसिपेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा, ठीक है। एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, आउटसाइड द इंडिया हो रहा है। कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन। देखिए हमारी कंडीशन ही यही है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, उसको हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे और उसको शेड्यूल 4 के पैरा 4 में लेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं सप्लायर जो है वो हमारा मलेशिया में, हमने कुछ कंसल्टेंसी की सर्विसेज जो है लीगल, हम किसी केस में, हमारा जो रेसिपेंट है वो किसी केस में फंसा हुआ है और उसको लीगल कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो मलेशिया में जो उसका हेड ऑफिस उसने कहा ठीक है हम आपको यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या अगर कोई हेड ऑफिस अपनी ब्रांच में कोई सर्विसेज देगा तो क्या वो कंसिडरेशन चार्ज करेगा? ऑब्वियसली नो, कंसिडरेशन नहीं चार्ज नहीं करेगा। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कहा अगर ऐसा होगा तो फिर लोग तो बच जाएंगे जीएसटी से, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपका सेम बिजनेस है मतलब रिलेटेड पर्सन, देखिए यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट जो एस्टैब्लिशमेंट है मतलब जो एस्टैब्लिश हुआ है हमारा बिजनेस वो आउटसाइड द इंडिया है, रेसिपेंट इंडिया में है, हम देखेंगे। और अगर वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, देखिए 2 केसेस हैं, कंसिडरेशन भी नहीं है और हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, ना ही फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है। मान लीजिए हमने कंसिडरेंसी की बिजनेस के लिए और उसका हेड ऑफिस नहीं है, दोनों अलग अलग लोग हैं और बिजनेस रिलेटेड नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं है और बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, तो हमें जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। मतलब उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पर जीएसटी भी अप्लाई नहीं होगा। बट अगर उसका हेड ऑफिस, दोनों क्या है आपस में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया, हेड ऑफिस उसका मलेशिया में है, उसकी ब्रांच इंडिया में है, उसको कंसल्टेंसी की जरूरत थी तो उसने अपनी ब्रांच को कंसल्टेंसी की जरूरत की सर्विसेज दी। मतलब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आ गई, कंसिडरेशन तो नहीं है बट ये दोनों क्या है, बिजनेस रिलेटेड है,
दोनों बिजनेस क्या है, रिलेटेड हैं, तो मतलब बिजनेस रिलेटेड है, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए सप्लाई हो रही है, मतलब एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं सर्विसेज का वो बिजनेस से रिलेटेड ही कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखिए दो चीजें, अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड पर्सन है या फिर इस्टेब्लिश आउटसाइड द इंडिया है, सो तब तो हम उसे सप्लाई कहेंगे। सप्लाई किसके अंडर में कहेंगे, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में कहेंगे सप्लाई, और उसको हम सेक्शन 7 इंटर स्टेट मानेंगे, इंपोर्ट सर्विसेज मानेंगे, उस पर IGST पे करेंगे, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करेंगे। बट अगर अदर केसेस है, मतलब रिलेटेड पर्सन नहीं है, ध्यान रखिएगा बिजनेस के लिए तो है बट रिलेटेड पर्सन नहीं है, एस्टैब्लिश भी आउटसाइड द इंडिया नहीं है, दैट मीन्स कि अदर केस हो गया, तो उस केस को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। सो आई होप आपको सर्विसेज का समझ में आ गया होगा। यही जो बात की गई है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पारा 4 में की गई कि रिलेटेड पर्सन होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आउटसाइड होना चाहिए, बट जो इंडिया में यहाँ पे देखिए लिखा है कि टैक्सेबल पर्सन, ये कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये तो बात हो गई पहले वाले केस की। बट अगर हम बात करें कि हम गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज की जगह पे, अगर हम गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। सपोज दैट कि सप्लायर जो है वो हमारा USA में है, रेसिपेंट जो भी हमारा है जो वो कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हम गुड्स को सर्विसेज की जगह पे यहाँ पे लिखिए जी लिखा है, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का। अब गुड्स हमने इंपोर्ट किया, हो सकता है कि उसमें कंसिडरेशन हमें मिल भी रहा हो, या हो सकता है उसमें कंसिडर, यहाँ पे W&C लिखा है, दैट मीन्स कि कंसिडरेशन मिल भी रहा है, वेदर कंसिडरेशन और नॉट भी कंसिडरेशन, दैट मीन्स कि इसमें कंसिडरेशन मिले या ना मिले, अगर कंसिडरेशन भी नहीं मिल रहा है, समझिए बात को, कंसिडरेशन ना मिले, सॉरी कंसिडरेशन हमको मिल रहा है बट वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, समझिए ध्यान से। देखिए हम क्या समझ रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हमारा जो आउटसाइडर जो सप्लायर है वो आउटसाइड द इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया में है, कंसिडरेशन हमको मिल रहा है, मतलब हमने किसी भी सर्विस गुड्स को इंपोर्ट किया दूसरी कंट्री से, अपनी कंट्री में इंपोर्ट किया, बट वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमने कोई ऐसी चीज़ की जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड ना है नहीं है बट हमने कंसिडरेशन पे किया है, ठीक है, ध्यान रखिए कंसिडरेशन दिया है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तब भी हम उसको सप्लाई में काउंट करेंगे, वो हमारा क्लॉज पहला वाला चला जाएगा, मतलब सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई मानेंगे उसको, उस पर हम IGST देंगे। अब बात करते हैं दूसरे केस की कि हमें कंसिडरेशन ना मिले। देखिए यहाँ पे नॉट वाला आप यूज करिए कि अगर हम आउटसाइड द इंडिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आउटसाइड द इंडिया सप्लायर है, रेसिपेंट हमारा इंडिया में है, गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कंसिडरेशन हमें नहीं मिल रहा है बट वो हमारे क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड अगर है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, सेक्शन 1 में मानेंगे, सब सेक्शन 1 में मानेंगे, मतलब सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में मानेंगे, और इंटर सेक्शन 7 इंटर स्टेट हम इसको इंपोर्ट मानेंगे और उस पर भी हम IGST पे करेंगे, मतलब दोनों केसेस में हमें, अगर हम गुड्स एंड सर्विस सॉरी गुड्स को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, चाहे हमारे बिजनेस से रिलेटेड ना हो या ना हो, दोनों अलग अलग है। अगर कंसिडरेशन मिल रहा है बट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है बिजनेस से रिलेटेड है तो भी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे ये भी लिख लीजिए आप, यहाँ पे अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है दैट मीन्स कि हमें कंसिडरेशन मिलेगा, अगर बिजनेस से रिलेटेड है दैट मीन्स कि हमें कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो दोनों के दो केसेस हो गए, ठीक है। तो उन दोनों केसेस में हम जो भी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम सप्लाई मानेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं पैरा 1 की। सो पैरा 1 के बारे में अगर हम बात करें तो बताएंगे आपको कि इसमें बिजनेस एसेट्स हम कब मानेंगे। चलिए देखते हैं, बात कर रहे थे हम बिजनेस। देखिए पैरा 1 की हम बात कर रहे हैं एंड पैरा 1 इज रिलेटेड टू द बिजनेस एसेट्स। अगर हम अपनी कोई भी बिजनेस एसेट्स को, किसी भी तरीके की बिजनेस एसेट्स को हम अगर ट्रांसफर करें या डिस्पोजल करें, मतलब उसको ख़त्म कर दें या फिर, ठीक है, तो उसको हम पैरा 1 में लेते हैं और वो भी विदाउट कंसिडरेशन हो, सो तब भी हम उसको सप्लाई काउंट करेंगे और उस पर हमें क्या देना होगा, GST देना होगा। चलिए देखते हैं। सो पहला पैरा क्या कहता है कि बिजनेस एसेट्स होनी चाहिए और उस पर हमने ITC मतलब बिजनेस एसेट्स हो, उसका हम क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखिए बिजनेस एसेट्स हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका डिस्पोजल कर रहे हैं और उस पर हमने जो भी बिजनेस एसेट जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं और डिस्पोजल कर रहे हैं उस पर हमने ITC अवेल्ड कर लिया हो,
ध्यान रखिएगा, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी। अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी कोई भी गुड्स जो भी हमारे बिजनेस एसेट्स है, जो कोई भी बिजनेस एसेट्स जिसपे हमने आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी जो अवेल कर ली है, अगर उसको हम किसी दूसरे पर्सन को सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस पर हमें जीएसटी देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल है वो देख लीजिए कि परमानेंट मतलब बिजनेस एसेट्स का क्या होना चाहिए, परमानेंट ट्रांसफर, हमेशा के लिए हम कर रहे हैं। मतलब हमने मान लीजिए अपने फ्रेंड को कोई भी चीज दे दी, अपने बिजनेस एसेट्स दे दिया, हम उससे वापस नहीं ले सकते, परमानेंटली हमने दे दिया। या डिस्पोजल मतलब पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है, तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, किसका, बिजनेस एसेट्स का, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड सच ऑन एसेट्स। मतलब जो भी एसेट्स का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि परमानेंट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट्स। और दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि उस जो भी बिजनेस एसेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर ली हो। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर 3 या 4 में मैंने आपको, जहाँ पे मैंने आपको कास्केडिंग इफेक्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत डीपली आपको समझाया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है। सपोज हम फिर भी एक एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि मान लीजिए हमने जब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, जब कोई मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ आई। अब उसे उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी दी 110%। सपोज दैट कि इस 100 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर के लिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा। कोई भी इंसान जब कपड़े मान लीजिए उसको बनाने हैं तो उसके लिए उसने रॉ मटेरियल खरीदा। जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो उसने रॉ मटेरियल जैसे 100 रुपीज़ का खरीदा तो उसने 10% जो एक्साइज ड्यूटी दे दी, मतलब 100 रुपीज़ पे 10% दिया, मतलब 110 रुपये हमने पे किया, 10% हमने टैक्स दे दिया। अब मान लीजिए ये रॉ मटेरियल जो है उसने बना के उसने दूसरे ट्रेडर को बेचा। अब दूसरे ट्रेडर को वो ऑब्वियस है उसने मान लीजिए अपना 30 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो अब वो कितने का सेल करेगा, 140 रुपीज़ का सेल करेगा। जब वो सप्लाई करेगा तो जो दूसरा ट्रेडर होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, भाई जो सप्लाई कर रहा है और जो ट्रेडर होगा, जो इंपोर्टर होगा, मतलब जो हमसे खरीदेगा, वो फिर से टैक्स देगा। अब वो टैक्स क्या देगा, वैट मान लीजिए उसने दिया। अब जब वो वैट देगा तो उसने 10% के हिसाब से 14 रुपीज़ दिया, तो ये क्या हो गया, आपने इतना रुपीज़ टैक्स दिया, तो इसको क्या कहते हैं, टैक्स ऑन टैक्स दिया। अब इसी टैक्स ऑन टैक्स पे अगर वो सेम स्टेट में है तो उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेल किया। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी हम यहीं पे समझेंगे क्या होता है। देखिए, हम जब मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी उस पर 10 रुपीज़ का टैक्स दे दिया, तो सप्लायर ये कहेगा जब इस गुड्स पे आप हमसे जो है वो 110 रुपीज़ पे चार्ज कर रहे हैं, मतलब 10 रुपीज़ का जब आप टैक्स दे चुके हैं, तो एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी बनी, 14 रुपीज़ नहीं बनी ना, उसको तो एक्चुअल में 4 रुपीज़ टैक्स देना चाहिए था, क्योंकि उस टैक्स पे मतलब 100 रुपीज़ जो चीज़ हमने बनाई थी उस पर हम उस पर टैक्स 10% गवर्नमेंट ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर से टैक्स ले चुकी है, तो हम 14 रुपीज़ क्यों दें, हमें तो एक्चुअल में जो टैक्स लायबिलिटी हमारी बनी है, मतलब 14 माइनस 10 4 रुपीज़, जितना ये जो वैल्यू एडेड है, वैट को क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, तो जितनी ये जो वैल्यू ऐड हुई है हमें इस पर टैक्स देना चाहिए, तो इसको ही कहते हैं। तो अगर ट्रेडर ने, मतलब जब बिजनेस एसेट्स को हमने परचेज किया होगा और अगर हमने उस टाइम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेल की है, इसी को कहते हैं, हमने ये जो फैसिलिटी इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी, अगर हमने ये अवेल कर ली है और उस एसेट्स का हम अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं, सो उस पर हमें उस सप्लाई को हम सप्लाई मानेंगे, मतलब उस ट्रांसफर को या फिर उस डिस्पोजल को हम सप्लाई मानेंगे और उस पर हम जीएसटी पे करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए, बात कर लेते हैं कि एक ट्रेडर है जिसका इनका क्लॉथ का रिटेलर है, ये एक ट्रेडर है जो क्लॉथ के रिटेलर हैं। इन्होंने अपने कुछ क्लॉथ को, मतलब कुछ स्टॉक को, देखिए ट्रांसफर, इन्होंने कुछ स्टॉक को अपने फ्रेंड को ट्रांसफर किया। फ्रेंड क्या है, अनरिलेटेड पर्सन है, मतलब इनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिजनेस से रिलेटेड पर्सन नहीं है। इन्होंने परमानेंटली स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया। भाई कपड़े की हमारी फैक्ट्री है, हमने कुछ कपड़े जो है, कुछ स्टॉक जो है अपने फ्रेंड को दे दिया, हमने वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो था नहीं, हमने उससे कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। देखिए यहाँ पे लिखा है नो कंसिडरेशन। अब हमने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। जब हमने कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया तो हम ये सोचेंगे जब हमें कंसिडरेशन नहीं दिया तो क्या हम जीएसटी देंगे, मतलब हम उसको सप्लाई अमाउंट करेंगे। तो ये चीज़ देखना है। सो हमें ये देखना है कि जब इसने स्टॉक ट्रांसफ़र किया उसमें कंसिडरेशन भी नहीं मिला और वो इससे रिलेटेड भी पर्सन नहीं था उसका फ्रेंड। तो अब देखिए, जब उसने क्लॉथ को खरीदा होगा, मतलब जब उसने मैन्युफैक्चर किया होगा, तो उसने अगर उसने आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल किया है, मतलब जो भी ट्रेडर है जो स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रहा है और इस स्टॉक पर उसने
आईटीसी को अवेल किया है। अगर आईटीसी को अवेल किया है तो अंडर सेक्शन जो है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लॉज सी में शेड्यूल 1 में हम ट्रांसफ़र उसको मानेंगे और उस पर सप्लाई मानेंगे उसको, जिस क्योंकि क्या है बिजनेस एसेट्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस पर हम जीएसटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी एयर कंडीशनर का बिजनेस है, हम एसी को सेल करते हैं और हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। देखिए अब हमने जब एसी बनाया तो जब बनाया होगा तो हमने जब बनाते समय हमने उसको टैक्स दिया होगा, हमने अगर उस जो भी जितनी भी एसी हमारे शोरूम में रखी है हमने जब भी उसको परचेज किया है और तो उस पर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर ली, ठीक है। बिजनेस एसेट्स थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर ली। अब मान लीजिए कि उसमें से एक एसी हमने अपने घर में परमानेंटली ट्रांसफर कर दी, परमानेंटली हमने क्या किया ट्रांसफर कर दिया। अब उसको हम अपने वापस बिजनेस में नहीं लाने वाले। तो जब हमने परमानेंटली उस एसी को अपने ट्रांसफर कर दिया तो गवर्नमेंट कहती है हम इस सप्लाई को भी काउंट करेंगे सप्लाई में और इस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो एसी ट्रांसफर किया है उस पर आप जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी ले चुके हैं। बट इन केस अगर कोई भी बिजनेस एसेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं और उस पर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेल ना की हो तो क्या उसको हम सप्लाई में काउंट करेंगे? तो नहीं, हम उसको सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे और उस पर हमें टैक्स भी नहीं देना होगा। तो ये पॉइंट्स हैं आपके इससे रिलेटेड, बिजनेस एसेट्स से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड पैरा के बारे में। बात करेंगे हम पैरा 2 के बारे में। पैरा 2 में हमें ये बताया गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन, अब देखिए हम गुड्स की सप्लाई करें चाहे सर्विसेज की सप्लाई करें विदाउट कंसिडरेशन करें, बट बिटवीन द डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बीच में होना चाहिए, फिर रिलेटेड पर्सन के बीच में होना चाहिए। अगर सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की और उसमें कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहे हैं और वो पर्सन जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं वो रिलेटेड पर्सन या डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, तो हम क्या उसको सप्लाई में इंक्लूड करेंगे? यस, हम उसको सप्लाई में इंक्लूड करेंगे और उस पर जीएसटी पे करेंगे। ये चीज़ हमें बताई गई है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के शेड्यूल 1 के पैरा 2 में। बात करते हैं पैरा 2 के बारे में। तो पैरा 2 इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या फिर बोथ विदाउट कंसिडरेशन। आप समझते हैं कि रिलेटेड पर्सन क्या है। रिलेटेड पर्सन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, सेक्शन 15 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड पर्सन में यहाँ इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज रिलेटेड पर्सन। एक कंपनी और जो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो या फिर उसकी सोल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हो उसको भी हम रिलेटेड पर्सन ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 तक होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, समझिए एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया और गिफ्ट की जो वैल्यू है इज ₹50,000 इन फाइनेंशियल ईयर। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 की वैल्यू तक तो ऑब्वियसली वो अपने एम्प्लॉय से कोई कंसिडरेशन तो चार्ज करेगा नहीं, उसने फ्री में गिफ्ट दिया है। तो जब फ्री में गिफ्ट दिया उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं हो तो उसको हम नॉट डीम्ड सप्लाई, तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़। बट इन द अदर केस अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है और उसकी वैल्यू जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो, मतलब 50,000 मोर देन 50,000 हो, तो उसको हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे और उस पर हम जीएसटी पे करेंगे। बात करते हैं अदर कोई रिलेटेड पर्सन है। अदर रिलेटेड पर्सन मतलब लाइक सोल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हो गया, सब्सिडरी कंपनी हो गया। अगर हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी है हम उसको कोई भी गिफ्ट दे, कोई भी वैल्यू गिफ्ट वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू, तो किसी भी तरीके का गिफ्ट हो और कोई भी वैल्यू का गिफ्ट दे रहे हो हम, कितनी भी अमाउंट का हो, तो उसको हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे और उस पर हम जीएसटी देंगे। बात करते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। तो सप्लाई टू द डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25, ठीक है। बात करते हैं अगर हम सप्लाई कर रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन को, जो डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में डिफाइन अंडर सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है, मेड इन द बिजनेस ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब हम सप्लाई कर रहे हैं किसको? डिस्ट्रिक्ट पर्सन को कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पर्सन कौन सा? जिसको अंडर सेक्शन 25 में बताया गया है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस के लिए मेड फॉर द बिजनेस इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बट विदाउट कंसिडरेशन। ध्यान रखिएगा जितनी भी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं वो सब क्या होनी चाहिए? विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए। हमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। तो शेड्यूल 1 में जो भी चीज़ें बताई गई उसमें कोई भी कंसिडरेशन हमें नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, देखिए आप डिस्ट्रिक्ट पर्सन को जो बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई बिजनेस है और हेड ऑफिस है, वो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट स्टेट में हैं, ठीक है। तो दो जो पर्सन हो गए, जो ब्रांचेस होती हैं, हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच में जो रिलेशन होता है दैट
इज अ डिस्ट्रिक्ट पर्सन, ठीक है। सो अब मान लीजिए कि स्टैब्लिश हुआ है, ये एक शहर दूसरे शहर में स्टैब्लिश हुआ है और ये दूसरे शहर में स्टैब्लिश हुआ है, दोनों का बिजनेस सेम है, मतलब दोनों क्या है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन है। ये हेड ऑफिस है, ये उसकी ब्रांच है, सपोज दैट। अब मान लीजिए ये सप्लाई को हम काउंट करेंगे सेक्शन 7 पारा शेड्यूल 1 पारा 2 में, इसको सप्लाई मानेंगे। अगर ये सप्लाई सेम स्टेट में हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि जैसे लखनऊ है, लखनऊ में मधुरिमा स्वीट्स है, ठीक है, तो मधुरिमा स्वीट्स की 3-4 ब्रांचेज हैं। अब देखिए एक ही शहर में उसकी 3-4 ब्रांचेज हैं, तो अब हमें गवर्नमेंट कहती है आपको ऑप्शन है कि आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं या नहीं कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट पर्सन का मतलब यहाँ पे यही होता है प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, हमने रजिस्ट्रेशन उसका कराया है या नहीं कराया है। सो अगर सेम स्टेट है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी है तो ऑप्टेड फॉर द सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, हम उसको डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन मानेंगे, और डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन मानने का मतलब है कि हम उसको सप्लाई में काउंट करेंगे, बट उस पर जो हम टैक्स देंगे उस पर हम इंटर स्टेट टैक्स देंगे, क्योंकि स्टेट कैसा है, सेम है। इंटर स्टेट टैक्स का मतलब हम यहाँ पे SGST पे करेंगे। बट अगर डिफरेंट स्टेट्स है तो ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, दैट मीन्स कि जो रजिस्ट्रेशन है मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट पर्सन होगा उसको जिस शहर में हमारा जिस स्टेट पे हमारा जो है वो बिजनेस होगा, सेम बिजनेस होगा, ठीक है, तो सेम बिजनेस प्रमाइसेस में अगर हम उसको डिफरेंट स्टेट में खोलते हैं तो वहाँ पे उस गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखिए, मान लीजिए कि हमारा कोई बिजनेस है, हम उसकी ब्रांच हमारी लखनऊ में है, ठीक है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में, अलग अलग शहरों में है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में है, तो ये स्टेट अलग अलग हो गए। तो गवर्नमेंट कहती है आप हमारा स्टेट में आप बिजनेस करें तो आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टेट का CGST एक्ट अलग अलग है, सो हर एक स्टेट में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो डिफरेंट स्टेट में ये मैंडेटरी हो जाता है कि जो भी बिजनेस की डिफरेंट ब्रांचेस में होंगे उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो उस केस में हम उसको डीम्ड पर्सन मानेंगे। सप्लाई पे हमें कौन सा टैक्स देना होगा, इंटर स्टेट टैक्स देना होगा। इंटर स्टेट टैक्स मतलब क्योंकि स्टेट क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो वहाँ पे हमें IGST पे करना होगा। सो आई होप आपको ये जो पारा 2 है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पारा 3 की, और पारा 3 इज रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। पारा 3 जो है वो बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स की। दैट मीन्स कि अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, देखिए हमेशा ध्यान रखिए इस टॉपिक में जो भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सारी जो बात हो रही है वो विदाउट कंसिडरेशन हो रही है। सो विदाउट कंसिडरेशन हम गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल टू द एजेंट एंड एजेंट टू द प्रिंसिपल। तो आइए समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है और एजेंट क्या होता है। सो प्रिंसिपल के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 में बताया गया है, अ पर्सन ऑन whose behalf of an agent carries on a business of a supply or receipt of a goods and services or both। मतलब एजेंट के बिहाफ पे, एजेंट की जो सर्विसेज जो होती हैं वो एक पर्सन अगर कैरी करता है, जैसे कि कंपनी और एक कंपनी का एजेंट, तो कंपनी इज अ प्रिंसिपल और एजेंट जो होगा वो एजेंट ही हो जाएगा, ठीक है। और एजेंट क्या है, यहाँ पे सेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 में बताया गया कि एजेंट कौन होता है, अ पर्सन इंक्लूडिंग कोई भी ब्रोकर हो गया, कमीशन एजेंट हो गया, बाय अदर जितने भी टाइप के मर्चेंट्स होते हैं, मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, उसको किसी भी नाम से बुलाया जाए, हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ द सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ द अनदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एजेंट कहेंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारी कंपनी है, लखनऊ में एक हमारी कंपनी है और उस हमने कोई एजेंट रख रखा है अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए। तो उस एजेंट को अगर हम गुड्स सप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान समझिए, हम अपनी कंपनी के माल को, अपने जो ब्रोकर हमने रखा है कि आप हमारे माल को सेल करिए, देन आपको कमीशन देंगे। सो हम अपने माल को जब एजेंट को सप्लाई करेंगे तो क्या हम उससे कोई कंसिडरेशन चार्ज करेंगे, नहीं। जब हमने कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया बट हमने सप्लाई की, ध्यान रखिए हमने यहाँ पे गुड्स की सप्लाई की बट कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ, तो क्या हमें GST पे करना होगा, यस हमें GST पे करना होगा, क्योंकि शेड्यूल 3 के पारा 3 में ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो रहा है फॉर द सेल फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस के लिए, तो उसको हम पारा 3 शेड्यूल 1 में काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, मैंने ये चार्ट बनाया जिसमें ये चीज़ मैंने डिस्क्राइब की है कि प्रिंसिपल है, एजेंट अनदर पार्टी है। प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे एजेंट से कि तुम हमारे माल को सप्लाई करो, तो जब ये इसको सप्लाई करेगा, प्रिंसिपल ने क्या किया, एजेंट को सप्लाई किया, तो वो सप्लाई 1 में आ गया। सप्लाई 1 का मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, सेक्शन 1 सबसेक्शन C और सेक्शन 1
सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लॉज सी में आया। क्लॉज सी का मतलब ये शेड्यूल 1 के पैरा 3 में आ गया। अब जब प्रिंसिपल अपनी एजेंट को माल सप्लाई करेगा, तो जब सप्लाई करेगा अगर वो सेम स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट में सप्लाई हो रहा है, हम लखनऊ में ही अपने एजेंट को माल बेचने के लिए भेज रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा वो, और इंट्रा स्टेट सप्लाई में हमको CGST प्लस SGST दोनों देना पड़ेगा। बट यही अगर जो सप्लाई है प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई करता है किसी दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पे इंटर स्टेट लगेगा और वहाँ पे IGST देना होगा। अब मान लीजिए फर्दर ये एजेंट जो है वो किसी थर्ड पार्टी को माल सप्लाई करता है। अब थर्ड पार्टी का मतलब सेल कर रहा है, वहाँ पे जब सेल कर रहा है तो दिस इज आउट ऑफ द कंसिडरेशन, दैट मीन्स कि सप्लाई 2 हो गई ये, और ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में आ गया। क्योंकि अब जब एजेंट किसी और पार्टी को सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है माल, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे वो कंसिडरेशन चार्ज करेगा। और जैसे ही उसने कंसिडरेशन चार्ज किया, हम इस जो सेक्शन चल रहा था हमारा, क्लॉज सी चल रहा था, उससे बाहर चले जाएंगे, हम पहले वाले क्लॉज में चले जाएंगे, और वहाँ पे भी यही चीज़ सेम अप्लाई होगी। बट अगर ध्यान रखिए, अगर एजेंट मान लीजिए कि हम लखनऊ में हैं, हमने अपने एजेंट को दिया, और या फिर एजेंट कहीं से माल खरीद रहा है कंपनी के बिहाफ पे, परचेज की उसने और वो कंपनी को सप्लाई कर रहा है, तो जब एजेंट ने माल परचेज किया और वो कंपनी को सप्लाई कर रहा है, तो जो कंपनी एजेंट कंपनी को, जैसे सपोज दैट इसने किया तो भी होगा, और एजेंट अगर प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे, एजेंट ने कुछ खरीदा और वो प्रिंसिपल मतलब कंपनी को सप्लाई कर रहा है, तो उस सप्लाई पर भी उसको सेम टैक्स देना पड़ेगा। सो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने देखिए बात की है सेक्शन 1 सब सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के बारे में कि डीम्ड सप्लाई क्या होता है। डीम्ड सप्लाई मतलब जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे। उसमें मैंने वो एक्टिविटीज इंक्लूड की जिसको हम सप्लाई मानते हैं बट विदाउट कंसिडरेशन। 4 पैरास की बात की, पहले पैरा में मैंने देखा कि बिजनेस एसेट्स क्या होता है, अगर बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोजल करेंगे, तो भी उसको सप्लाई में काउंट करेंगे। अगर हमें सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की बिटवीन द रिलेटेड पर्सन या फिर डीम्ड पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसको पैरा 2 में काउंट करेंगे। पैरा 3 में हमने देखा कि सप्लाई ऑफ गुड्स अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है, तो भी हम उसको सप्लाई में काउंट करेंगे। और अगर हम सर्विसेज का इम्पोर्ट कर रहे हैं, सो अगर वो रिलेटेड पर्सन है या इस्टेब्लिश आउटसाइड द इंडिया है, और जो रिलेटेड पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है वो इंडिया में, तो भी हम उसको काउंट करेंगे, वो पैरा 4 में होगा। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे शेड्यूल 2 की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू क्लास।